सर्द अंधेरी रात का यह आलम किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। कनाडा का टोरंटो शहर, जहां इस वक्त आधी रात के करीब 1 बज रहे थे, जब वो 3 बदमाश से नजर आ रहे शख्स उस दुकान में घुसे थे। वो दुकान पैब्लो नाम के एक कैनेडियन आदमी की थी, जो काफी बूढ़ा था और अकेला ही अपनी छोटी सी दुकान संभालता था। खैर, रात काफी हो चुकी थी और पिछले कई घंटों से दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया था। बावजूद इसके पैब्लो थोड़ी थोड़ी देर पर बाहर दरवाजे की ओर देख रहा था। शायद उसे किसी के आने का इंतजार था, और कुछ ही मिनटों बाद उसका वो इंतजार खत्म हो गया। बाहर एक कार आकर रुकी और थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर की हुडी वाले जैकेट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए एक लंबे से युवक ने दुकान के अंदर प्रवेश किया। हुडी वाले उस शख्स को देखते ही पैब्लो ने खुशी से चहकते हुए कहा, आ गए तुम। ये सुनकर वो हुडी वाला भी मुस्कुराया। यूं तो वो कोई रहस्यमयी शख्सियत वाला इंसान नजर आ रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो सदियों से चली आ रही किसी लंबी और काली रात का अचानक सवेरा हो गया हो। हुडी वाले बंदे ने ठंडे मगर खुशनुमा अंदाज में कहा, आप हर रात मेरा इंतजार करते हैं। और तुम हर रात आते थे सिर्फ एक बियर की कैन के लिए, वो भी अपने रेसिडेंस से मीलों दूर, जबकि ये बियर शहर की हर दुकान पर मिल जाती है। कहने के साथ ही पैब्लो ने बियर का एक कैन काउंटर पर रख दिया। हाँ, मगर हर दुकान पर आप नहीं होते ना। पैब्लो एक बार फिर मुस्कुरा उठा और उसे यूं मुस्कुराता देख वो हुडी वाला भी मुस्कुराने लगा। खैर, इसके बाद उसने बियर की कैन उठाई और अपनी जैकेट के बाईं ओर की पॉकेट से कुछ कैनेडियन डॉलर्स निकालकर पैब्लो की ओर बढ़ा दिया। पहले तो हर बार की तरह पैब्लो ने पैसे लेने से मना किया, पर जब उस हुडी वाले ने पैसे ले लेने का आग्रह किया तो हार मानकर उसने वो डॉलर्स रख लिए। एक अरसा हो गया इन तमाम बातों को, मगर तुम हो कि बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी लगता है जैसे वही 23-24 साल का लड़का मेरे सामने खड़ा है, जो आज से ठीक 18 साल पहले मेरी दुकान में आया था अपने लिए एक ठंडी बियर की तलाश में। ये सुनकर वो हुडी वाला शख्स फिर से मुस्कुराया। हुडी वाले ने पैब्लो की चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन आप बूढ़े हो गए, इसलिए आपको याद नहीं रहा। 18 नहीं, 19 साल हो गए। हाँ, उम्र बढ़ने का एक नुकसान ये भी है, याददाश्त का कमजोर होना। उम्र का बढ़ना भी कुदरत का एक तोहफा है, और इंसान बहुत खुशनसीब है जो उसे यह तोहफा नसीब होता है। पैब्लो, जो उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया था, वो उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। क्या कहा? कुछ नहीं, अब चलता हूँ। ठीक है, बाय, टेक केयर ऋषि। उसका नाम ऋषि था। You too, Pablo. See you tomorrow. इतना कहने के साथ ही ऋषि दरवाजे की ओर बढ़ गया, पर जैसे ही वो दरवाजे की ओर मुड़ा, अचानक एक भारी भरकम शरीर वाला मोटा इंसान उसके रास्ते में आ गया और वो उससे टकरा गया। Sorry. ऋषि ने हड़बड़ी में उससे माफी मांगते हुए कहा, जबकि वो मोटा आदमी उस पर ध्यान दिए बगैर ही काउंटर की ओर चल पड़ा। ऋषि उसका ऐसा बर्ताव देखकर थोड़ा सा चौंका, मगर फिर जब उसने उसके पीछे पीछे चल रहे 2 बदमाश सी शक्ल वालों को देखा तो फौरन समझ गया कि वो जरूर कोई गुंडे लफंगे टाइप के इंसान थे। चूंकि यहाँ अक्सर ऐसे लोग सड़कों की खाक छानते दिख जाया करते थे, इसलिए वो इन तीनों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने रास्ते पर चल पड़ा। कांच के बड़े से दरवाजे के पार निकलने के बाद उसने एक बार फिर से मुड़कर काउंटर पर खड़े पैब्लो की ओर देखा, जो अपने कस्टमर को उनकी जरूरत की चीजें दे रहा था। ऋषि चुपचाप मुड़ा और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। ऋषि को वहां से निकले अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि तभी अचानक उन तीनों बदमाश से नजर आने वालों में से एक ने गन निकाली और बिना वक्त जाया किए गन का रुख पैब्लो की ओर मोड़ दिया। पैब्लो ने घबराहट भरी आवाज में कहा, अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मोटा बदमाश उसे गन दिखाते हुए डराते हुए कहता है, चुप कर बुढ़ाऊ और चुपचाप हमें हमारा काम करने दे। इसके बाद उसने अपने बाकी दोनों साथियों मार्क और सैम को इशारा किया और वे दोनों
दुकान की कीमती चीजें उठाकर अपने अपने बैग्स में भरने लगे। पैब्लो कहता है, देखो ये गलत है, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। कहने के साथ ही वो काउंटर पर रखे हुए लैंडलाइन की ओर बढ़ा, पर इससे पहले कि वो उस लैंडलाइन तक पहुंच पाता, मोटे बदमाश ने वो लैंडलाइन उठाया और सामने की दीवार पर जोर से दे मारा। लैंडलाइन बुरी तरह से टूट फूट गया। लैंडलाइन की दीवार से टकराने पर एक पल के लिए बाकी दोनों बदमाश रुक गए और काउंटर की ओर देखने लगे। मोटे ने अंगूठा उठाकर अपने साथियों को इशारा करते हुए कहा, सब ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर से वो अपने काम में जुट गए, जबकि मोटा दोबारा पैब्लो की ओर मुड़ा। मोटे ने गुस्से में कहा, ओ बुड्ढे, तू मरना चाहता है क्या? देखिए खिलौने वाली गन नहीं है, समझा? साले चल गई ना तो तू बिना टिकट ऊपर निकल जाएगा। मोटे बदमाश ने दोबारा उसे गन दिखाकर डराते हुए कहा, जिस पर पैब्लो ने कहर ढाती हुई नजरों से उसे देखा। देखो ये गलत है। फौरन मोटे ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, बे चुप कर, साले गलत वलत कुछ नहीं होता यहाँ, सब सही है। तू भी तो यहाँ आने वाले कस्टमर्स को लूटता है ना, बस फर्क इतना है कि इस बार तेरा कस्टमर तुझे लूट रहा है। तो अब या तो तू चुपचाप लूट या मैं ये बंदूक की गोली तेरे भेजे में उतार दूं। उसे झिड़कने के अंदाज में कहा, और तब तक उसके दोनों साथी भी अपना बैग भरकर वापस आ चुके थे। मार्क ने मोटे से कहा, अब चले। अरे रुक, इतनी जल्दी भी क्या है? बॉब एक बार फिर गन दिखाकर पैब्लो को धमकाते हुए बोला, चल बे बुड्ढे, कैश काउंटर में जितना भी कैश है जल्दी से बाहर निकाल। मगर इस बार वो पैब्लो को डराने में बुरी तरह नाकामयाब रहा। पैब्लो ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। तुम जो लूट सकते थे तुमने लूट लिया। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। आगे के शब्द पैब्लो के गले में ही घुटकर रह गए, क्योंकि पैब्लो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोटे बॉब ने उस पर गोली चला दी थी। गोली सीधे पैब्लो की छाती में लगी और वो झटका खाकर पीछे मौजूद कांच के शेल्फ से जा टकराया। सैम ने हैरानी से देखते हुए उससे पूछा, अबे ये क्या किया? तो क्या करता? साला सचमुच पुलिस को फोन कर देता तो? पर उसका फोन तो तूने पहले ही तोड़ दिया था ना। हाँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और फिर उसने जल्दी से आगे बढ़कर कैश काउंटर में मौजूद सारा कैश निकाल लिया। इतना पैसा। सारा कैश निकालकर उसे अपनी जेब में ठूसने के बाद अपने दोनों साथियों के साथ बॉब वहां से चलता बना। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है वैम्पायर डिजायर्स, जिसे लिखा है मनीष पांडेय रुद्र ने, और मैं हूँ आरजे प्रियंका। और मैं हूँ आरजे अंकित। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। वो हादसा हुए कुछ घंटे बीत गए थे। जल्दी ही दुकान के मालिक पैब्लो की दुकान में लूटपाट और हत्या की खबर फैल गई थी। सुबह 7 बजे का वक्त हो चला था और अब तक पैब्लो की दुकान के बाहर न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ साथ स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। एक तरफ दर्जनों न्यूज़ रिपोर्टर्स जहां अपना काम कर रहे थे, वहीं दुकान के आसपास बैरिकेडिंग के भीतर कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे, जिनमें से कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे थे और कुछ दूसरी कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर्स लाइव कवरेज दे रहे थे और कैमरे के सामने खड़े होकर बता रहे थे कि किस प्रकार देर रात गए 3 संदिग्ध बदमाशों ने दुकान में घुसकर पहले लूटपाट की और फिर उनमें से एक ने पैब्लो पर गोली भी चला दी, जिसके बाद मौके पर ही पैब्लो की मौत हो गई थी। उस वक्त पैब्लो की लाश एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए शहर के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाई जा रही थी। जब वहां दूर सड़क की दूसरी छोर पर खड़ा वो शख्स अपनी नम आंखों से दृश्य देख रहा था। पैब्लो की लाश एम्बुलेंस में डालते वक्त एक पल के लिए न जाने कहां से हल्का हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर से वो कपड़ा हट गया जिससे उसकी लाश ढकी हुई थी। दूर खड़े ऋषि ने पैब्लो का चेहरा देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पैब्लो नींद में हो और कोई बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब देख रहा हो। अचानक एक रिपोर्टर ने पास खड़े पुलिस वाले से सवाल किया, सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ?
रिपोर्टर की बात सुनकर फौरन सड़क पार खड़े ऋषि की नजरें रिपोर्टर और उस पुलिस वाले की ओर घूम गई। ऋषि भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था और शायद इसी वजह से वो वहां आया था। जी, हमें तकरीबन सुबह 4 बजे घटना की जानकारी मिली थी और जानकारी मिलने पर हमने फौरन एक टीम जांच के लिए भेज दी थी। हालांकि उस वक्त तक इस घटना को अंजाम देने वाले वो तीनों लुटेरे घटनास्थल से फरार हो चुके थे, मगर काउंटर पर लगे हिडन सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये कारस्तानी रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमने स्टेशन भेज दिया है। जल्दी ही उन लुटेरों की शिनाख्त कर उनकी जानकारी भी पब्लिक कर दी जाएगी। तब तक आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हम जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ लेंगे। अपना बयान देने के बाद ऑफिसर वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया, जबकि सड़क पार खड़ा ऋषि, जो आश्चर्यजनक रूप से अब तक उस पुलिस वाले का बयान सुन रहा था, ये सब सुनने के बाद वो तेजी से मुड़ा और इससे पहले कि वहां मौजूद कोई इंसान उसे देख पाता, वो वहां से गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो शहर के लोकल पुलिस स्टेशन में नजर आया और धीमे धीमे कदमों के साथ चलता हुआ एक पुलिस ऑफिसर के पास जा पहुंचा। हाँ जी, कहिए। कल देर रात पैब्लो नाम के जिस दुकान वाले का मर्डर हुआ था, उसकी दुकान से मिली सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर है? पूछने के दौरान उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी और फिर तुरंत गायब भी हो गई। रिकॉर्ड रूम में, ऑफिसर सेरा के पास, आगे से दाईं ओर। इतना जानने के बाद ऋषि रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ गया। हाँ, अरे मुझे क्या हुआ? वो ऑफिसर चकराया हुआ सा बोला, पर फिर लगभग तुरंत ही अपने कंधे उचकाता हुआ दूसरी ओर चल पड़ा। इधर वहां से निकलकर ऋषि सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, जिससे वहां मौजूद चंद पुलिस वालों की नजरें फौरन उसकी दिशा में घूम गई। एक पुलिस ऑफिसर ने ऋषि से कहा, तुम कौन हो? खैर, इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसने बारी बारी से उन तीनों की आंखों में देखा। ऋषि ने कहा, बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूं किसी को भी अंदर मत आने देना। किसी ने कोशिश की तो शूट कर देना। ऋषि का आदेश मिलते ही तीनों पुलिस वाले दरवाजे की ओर चल पड़े, मानो जैसे वो कोई कठपुतली हो जो ऋषि के इशारे पर नाच रहे थे। खैर, वे तीनों फौरन रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल गए, जबकि वो बिना एक भी पल गवाए सीधा पास रखे एक कंप्यूटर स्क्रीन की ओर मुड़ गया। कुछ देर तक वो कीबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करता रहा और जब उसकी उंगलियां रुकी तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ठीक वही दृश्य नजर आ रहा था जिसमें 3 बदमाश लुटेरे पैब्लो की दुकान में घुसकर लूट को अंजाम दे रहे थे। ऋषि ने स्क्रीन पर नजर आ रहे लुटेरों को फौरन पहचान लिया। ये वही लुटेरे थे जो ठीक उस वक्त दुकान में दाखिल हुए थे जब वो दुकान से निकल रहा था। उसे याद आया कि वो निकलते हुए उनमें से एक लुटेरे से टकराया भी था, जिसने थोड़ा अजीब बिहेव किया था, मगर तब उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वो तीनों किसी बुरे इरादे से दुकान में घुस रहे थे, वरना ये सब कुछ नहीं हुआ होता। बहरहाल, दृश्य लगातार बदलते रहे और अंत में वो दृश्य नजर आया जब उस मोटे बॉब ने पैब्लो को गोली मारी थी। वो दृश्य देखकर तो ऋषि की आंखों में मानो जैसे खून उतर आया था और साथ ही उसकी दोनों मुट्ठियां भी बुरी तरह भींच चुकी थी। वो स्क्रीन के सामने खड़ा गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रहा था, पर फिर अचानक न जाने क्या हुआ और वो एकदम से शांत पड़ गया। जाने से पहले एक आखिरी बार उसने बड़े ही ध्यान से उन तीनों बदमाशों का चेहरा देखा और फिर तेजी से मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगले 1 मिनट में जिस तरह बगैर किसी रोक टोक के वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया था, ठीक उसी तरह बाहर भी आ गया। बाहर आने के बाद वो वहीं पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके जहन में बार बार वही दृश्य कौंध रहा था जब वो पैब्लो की दुकान से निकलते वक्त उस मोटे बदमाश से टकराया था। न जाने क्यों, मगर हर बार उसे यह एहसास हो रहा था कि मानो जैसे वो कोई चीज मिस कर रहा हो, कुछ ऐसा जो उसके जहन में अटका हुआ था। एक बार फिर झटके से वही दृश्य दोबारा उसकी आंखों के आगे कौंध गया, जिसमें वो उस मोटे बदमाश से टकराया था। टकराने के बाद उसने उससे सॉरी भी बोला था, मगर मोटे ने उसके सॉरी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक उसी पल ऋषि की नजर उस मोटे बदमाश के दाहिने हाथ पर पड़ी, जिस पर एक टैटू बना हुआ था, जो आमतौर पर इलीगल ड्रग पार्टीज में शामिल होने वालों के हाथ पर बनाया जाता था।
खास तौर पर उन लोगों के हाथों पर जो ऐसी पार्टीज के रेगुलर कस्टमर्स होते थे। ये समझ में आते ही वो फौरन वर्तमान में लौट आया और फिर देखते ही देखते वहां से गायब हो गया, बिल्कुल हवा के झोंके जैसा। जबकि अंदर रिकॉर्ड रूम में खड़े पुलिस वाले ये सोचकर हैरान थे कि कुछ देर पहले वो अचानक बाहर क्यों चले गए थे।